एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल इन्फोयास। और मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी का फर्स्ट है। और वैसे हमारी बुक का चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी संपूर्ण नोट्स हम कवर करेंगे, सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है और वीडियो को लाइक भी करते जाना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हमें इसमें कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। कोशिका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपना। भाई, जीवन की मौलिक इकाई क्या है? हमारी कोशिकाएं, हमारी सेल्स हैं, वो सेल्स जिनसे हमारी पूरी बॉडी बनी है। तो उन सब के बारे में अपन जानेंगे। सेल्स कैसी होती है, कितनी प्रकार की होती है ना, कैसी कैसी होती है, उन सब के बारे में अपन डिटेल में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें कौन से टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा कोशिका एवं इसकी खोज। कैसे कोशिका उत्पन्न हुई थी, कैसे इसकी खोज हो गई थी। ठीक है, इसके बारे में अपन जानेंगे। प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य और कोशिका अंगक, इन सभी के बारे में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जानते हैं कोशिका के बारे में। तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है संरचनात्मक, मतलब कि जिसने अपने को संरचना दी है। अपनी बॉडी की जो भी संरचना है वो किससे बनी हुई है? कोशिका से बनी हुई है। ठीक है। क्रियात्मक मतलब कि कार्य करने के काम में आती है। सभी जीवधारियों की रचना कोशिकाओं से हुई है। जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीव हैं, सबकी रचना किससे हुई है? कोशिकाओं से ही हुई है। यह जीवन की मौलिक इकाई कहलाती है। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है ये भी क्या है? ये भी कोशिकाएं हैं। ठीक है, देखो मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल देकर। जिस तरह घर को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, ब्रिक्स होती है काफ़ी सारी, जिस तरह एक एक ईंट करके हमारे क्या बनाती है, पूरा घर का निर्माण होता है। किचन बनता है, रूम बनता है, हॉल बनता है, सब कुछ बनता है। तो घर बनता है तो किससे बनता है? वो घर पूरा अपने ईंटों से मिलकर बनता है। उसी तरह जो हमारी बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, बात करते हैं अपन किसकी? कोशिका की खोज की। कोशिका सबसे पहले किसने खोजी, कैसे अस्तित्व में आई थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले मृत कॉर्क की कोशिकाएं देखी। अच्छा, ये कॉर्क किसको बोलते हैं? जो छाल होती है ना, पेड़ की छाल होती है, उसको बोलते हैं कॉर्क। तो कॉर्क की कोशिकाओं को देखा था। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। और ये मृत में देखा था। क्वेश्चन आता है कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो अगर आपसे मृत के लिए पूछता है तो मृत में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। ओके, और अगर बात करता है ये किसकी? जीवित कोशिकाओं में, तो ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को देखा था। तो मृत में तो किसने करी थी इसकी खोज? रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में। और जीवित में किसने करा था? ल्यूवेन हॉक ने किया था। ठीक है, बात करते हैं अपन किसकी? कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो ये जो सिद्धांत है, ये श्लाइडन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया था। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, जो कि बिल्कुल सही है। जितने भी जीव हैं सारे कोशिकाओं से मिलकर ही बने हैं। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा था? कि कोशिकाएं केवल पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। जो कोशिकाएं होती है, जो पहले की कोशिकाएं होती है पूर्ववर्ती, उन्हीं से ही उत्पन्न होती है। किसने कहा था? ये कहा था रुडोल्फ ने कहा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। रॉबर्ट हुक ने तो क्या करा था? मृत कॉर्क की कोशिकाएं देखी थी, है ना। मृत कॉर्क में कोशिकाओं की खोज करी थी। और जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने की थी। और जो सिद्धांत ये किसने दिए थे? श्लाइडन और श्वान ने दिए थे। और रुडोल्फ ने क्या कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने कि कोशिकाएं केवल पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। तो ये था इसके परिचय के बारे में। चलिए बात करते हैं अपन किसकी? रॉबर्ट हुक की, क्योंकि सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक ही लेकर आए थे कोशिका की संरचना को। तो कॉर्क की पतली कार्ड के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं, मतलब छोटे छोटे से चित्र होते हैं। इस तरह देख रहे हो आप यहाँ पर, ये क्या है? ये कॉर्क की छाल है ये। ठीक है, कॉर्क है मतलब ये कॉर्क की काट है, सॉरी, कॉर्क छाल को बोलते हैं। नीम की वो जो पेड़ की छाल होती है उसको बोलते हैं कॉर्क, है ना, उसको बोलते हैं। जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। आप देखोगे यहाँ पर जूम करके तो आपको कैसे नजर आएगी? ये मधुमक्खी के छत्ते जैसे आपको प्रतीत होगी।
कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। कॉर्क क्या है? वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है अपने को। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा। अब ये स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? स्वनिर्मित मतलब कि खुद से बनाया हुआ। तो ये जो आप देख रहे हो ये इनका खुद का है, इनका खुद का सूक्ष्मदर्शी। किसका? रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक ने खुद से बनाया था इसको और इसी में किसको देखा था? इस कॉर्क को देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठ को कोशिका कहा। ये जो आपको छोटे छोटे से कमरे, छोटे छोटे से आपको ये जो नज़र आ रहे छेद छिद्र नज़र आ रहे, उन्होंने क्या कहा? इसको कोशिका नाम दिया। और कोशिका का लैटिन शब्द में क्या अर्थ होता है? छोटा कमरा। ठीक है, जैसे घर होता है ना, बड़ा सारा घर होता है, उस घर में काफ़ी सारे रूम्स होते हैं, है ना। तो इसी टाइप से उन्होंने क्या नाम दिया कि ये पूरी क्या है? ये कोशिकाएं, और ये छोटे छोटे से हैं, इनको क्या नाम दे दिया? इसको कोशिका नाम दे दिया। तो कोशिकाएं ऐसी होती हैं। आई बात समझ में? तो ये सब किसने कहा था? ये कहा था रॉबर्ट हुक ने। ये हमारे रॉबर्ट हुक महोदय हैं जिन्होंने कोशिका की खोज करी थी। किस में करी थी? मृत में करी थी। मृत कॉर्क की छाल में की थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप देख पा रहे हो कि कोशिका होती है, कोशिकाओं का समूह। जैसे कि मान लो मैं आपको बताती हूँ, आपकी कोई क्लास है, आप किस क्लास में हो? 9th क्लास में हो। तो क्या एक बच्चे कोई क्लास बनाएगा? नहीं बनाएगा ना, पूरा ग्रुप होगा, काफ़ी बच्चे होंगे उसमें, बहुत सारे गर्ल्स बॉयज़ होंगे काफ़ी सारे। तो वो सारे बच्चे मिलकर क्या बनाएंगे? एक क्लास बनाएंगे। कि मान लो इन क्लास इसमें जो बच्चे हैं उन्होंने क्या बना दी? 9th क्लास इन्होंने बना दी है। ठीक है, ये 9th क्लास बन चुकी है। तो इसी प्रकार जो कोशिका होती है, तो कोशिका समूह जो होता है, जो पूरा ग्रुप होता है, वो क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। क्या कहलाएगा? वो ऊतक कहलाएगा। और ऊतकों से फिर किसका निर्माण होता है? अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, ये कोशिका होती है, ये कोशिकाओं का समूह से क्या बनता है? ऊतक बनता है। और ऊतक से क्या बनता है? अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, अंग से जब काफ़ी सारे अंग बन जाते हैं, कौन बनाता है? ये ऊतक बनाता है। और ऊतक को कौन बनाएगा? कोशिकाओं का समूह ऊतक बनाएगा। आइए समझ में। तो अंग से किसका निर्माण होगा? फिर अंग तंत्र, काफ़ी सारे अंग तंत्र बन जाएंगे। मस्तिष्क बन जाएगा, किडनी बन जाएगी, लंग्स बन जाएंगे, हार्ट बन जाएगा। ठीक है, काफ़ी पूरा अंग तंत्र बन गया। और इसी से फिर क्या हो जाएगा? एक ह्यूमन तैयार हो जाएगा, एक पूरा इंसान, मनुष्य बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था कि जिस तरह ईंटों से मिलकर, ईंट बजरी सीमेंट जो होती है, ईंटों से मिलकर एक घर का निर्माण होता है, उसी प्रकार कोशिकाओं से मिलकर किसका निर्माण होता है? एक मनुष्य का निर्माण होता है। आया समझ में? चलिए बात करते हैं किसकी? पादप कोशिकाओं की। तो आपको जो ये नज़र आ रहा है, क्या है? सूक्ष्मदर्शी है। ये काफ़ी सारे बच्चों ने इसको देखा होगा, रियल में भी, लैब में होता है। सूक्ष्मदर्शी क्या काम आता है? जिस चीज़ को हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, तो उसे किससे देखते हैं अपन? सूक्ष्मदर्शी से उसको देखते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी की आपने स्ट्रक्चर देख लो आप, क्या होता है? ये नेत्रिका होती है, जहाँ से अपन देखना स्टार्ट करते हैं। अब लेंस होता है, यहाँ पे अपने स्लाइड को रखते हैं। ये दर्पण होता है। ओके, तो आपने प्याज को देखा होगा। अब अगर हम प्याज की झिल्ली को लेंगे ना, और उसको हम स्लाइड बनाएंगे प्याज की झिल्ली की, तो हमको प्याज की झिल्ली कुछ इस प्रकार नज़र आएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है? पादप की कोशिकाएं हैं। ये पत्ती है, पादप है ये, है ना। पादप कोशिका इस टाइप की होती है। ये इसको अपन ऐसे देख लेंगे। ये किस में नज़र आएगा आपको? आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते इसको, इसे हमें सूक्ष्मदर्शी में ही देखना पड़ेगा। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें ये स्ट्रक्चर नज़र आती है, जो कि किसकी? पादप की कोशिकाओं की है। चलिए बात कर लेते हैं पादप की कोशिकाओं को, डिटेल में हम इसको कवर करते हैं। पादप कोशिका की जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, वो कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, तो आपको कैसे नज़र आ रही है? थोड़ी आयताकार नज़र आ रही है, रेक्टेंगुलर शेप नज़र आ रही है। ओके, तो ये पौधे की कोशिका होती है। जो पादप कोशिका होती है, कहाँ पाई जाती है? पौधे में पाई जाती है। पादप की कोशिका कहाँ होती है? इसमें कोशिका होती है किसकी? पादप की। आकार में प्राय आयताकार होती है, मतलब कि रेक्टेंगुलर होती है। देखो इस टाइप से आपको आयताकार नज़र आ रही है। ठीक है, आयताकार टाइप में होती है। इसमें कोशिका भित्ति होती है और जिसे मजबूती प्रदान करती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या करती है? इसे मजबूती प्रदान करती है। कहाँ है ये कोशिका भित्ति? तो ये रही कोशिका भित्ति। ये जो आपको बाहर स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, बाहर वाली, ठीक है, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। जो पौधा होता है वो हरा होता है। हरा क्यों होता है? क्योंकि उसमें हरा वर्णक पाए जाते हैं पौधे के अंदर, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो वो क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं? वो यहीं पर होते हैं। किस में होते हैं? प्लांट सेल में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मतलब सब जानते ही हैं। जो पौधे होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। एक बड़ी केंद्रीय यानी कि रसधानी, जिसको बोलते हैं वैक्यूल, भी इसमें पाई जाती है। ओके, जो कि आपको इस स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा होगा, ये रहा। ओके, अब बात करते हैं इसके मुख्य अंगों की। कौन कौन से इसमें मुख्य अंग होते हैं? तो इसमें होता है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस,
क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और बड़ी राजधानी यानी कि वैक्यूल, ये रहा वैक्यूल। तो इसको अपन डिटेल में इन सारे पार्ट्स को जो आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये संपूर्ण नोट्स है, इसमें कुछ भी नहीं छूटा है, बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। इन सभी को हम कवर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं 1 मिनट इसको रफ कर देती हूँ तो आपको नज़र आ जाएगा। देखो इससे बोलते हैं अपन हरित लवक। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हरित लवक है। ये केंद्रक है। यहाँ पर जो आपको ये नज़र आ रहा है ये गोल्जी बॉडी है यानी गोल्जी का है। ये केंद्रीय झिल्ली है। ये जो है ना ये केंद्रक है, तो ये केंद्रक के बाहर का हिस्सा है। ये केंद्रक झिल्ली हो गया। ये प्लाज्मा झिल्ली हो गई अंदर वाली, ठीक है। ये बाह्य कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति अंदर वाली। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो आपको ऐसा नज़र आ रहा है इस टाइप से, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो छोटे छोटे से ब्लैक पड़े हुए हैं इसको बोलते हैं राइबोसोम। ये जो है ये अपना क्लोरोप्लास्ट है, इसको हरित लवक भी कहा जाता है। अंदर क्या भरा हुआ है जो ग्रीन ग्रीन आपको पूरे में नज़र आ रहा है, जिस चीज़ में पड़े हुए हैं उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। 1 मिनट इसको अपन रफ कर देते हैं। फिर चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जो कि ये वाली है, लाइसोसोम ये वाला है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जो कि ये है। तो इन सब के बारे में डिटेल में आपको पूरा कवर करवाऊंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर हम बात करते हैं जंतु कोशिका की। जंतु में हम लोग भी आ गए। जंतु कोशिकाएं जो कि रक्त कोशिका, यहाँ पे आपको सारी कोशिकाएं नज़र आ रही हैं। ये कौन सी कोशिका होती है? जंतु, जिसमें मनुष्य जानवर सब इंक्लूड हो चुके हैं, उसमें हम लोग भी इसमें आ गए हैं। तो रक्त कोशिका इस तरह की होती है, हमारे जो रक्त होता है उसमें इस तरह की कोशिका पाई जाती है। अस्थि कोशिका जो हमारी बोन्स होती है, हड्डियाँ होती है, उसमें इस प्रकार की कोशिका पाई जाती है। पेशी कोशिकाएं इस तरह से होती है। पेशी कोशिका जो मसल्स होती है, अपनी हड्डी का जो उभरा हुआ भाग होता है पेशियाँ इसको बोलते हैं, तो उसकी कोशिका ऐसी होती है। वसा कोशिका इस तरह से होती है। अंडाणु इस तरह से होता है, अंडाणु में क्या एक कोशिका है। शुक्राणु ये भी एक कोशिकाएँ होती है। और तंत्रिका कोशिका ये भी क्या है, ये जो अपनी तंत्रिका कोशिका जो ब्रेन में यानी कि मस्तिष्क में पाई जाती है, सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका है ये, ठीक है। तो ये सारी क्या है अपनी जंतु कोशिकाएं हैं, ये इस तरह से। अब हम आगे डिटेल में कवर करेंगे इसको। चलिए, जंतु कोशिका मतलब कि एनिमल सेल्स। तो आपको जो ये स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ये उससे अलग है, पादप कोशिका से अलग है बिल्कुल ये। तो ये कहाँ, जाहिर सी बात है अगर ये जंतु कोशिका तो कहाँ पाई जाएगी? जानवरों में पाई जाती है। तो जानवरों की कोशिका होती है। आकार में प्राय कैसी होती है? ये गोल या अनियमित होती है। आपको देखो नज़र आ रहा है तो ये कैसी ये गोल है, गोल या अनियमित आकार की है, ये इरेगुलर है होती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। देखो उसमें तो था कोशिका भित्ति किसमें? प्लांट सेल में, लेकिन क्या आपको यहाँ पर नज़र आ रही है कोशिका भित्ति? नहीं आ रही कहीं भी। तो यहाँ पर कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होते हैं, तो ऑब्वियसली होंगे अनुपस्थित, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो किसमें पाए जाते हैं? पादप में। क्लोरोप्लास्ट कैसे करके होते हैं? वो हरा वर्णक होते हैं जो कि जो कि पादप में पाए जाते हैं, लेकिन जंतु में नहीं पाए जाएंगे। छोटी छोटी अनेक राजधानियाँ होती हैं। यहाँ पे आपको छोटी छोटी से काफ़ी सारी अनेक राजधानी नज़र आ जाएंगी। वहाँ बहुत बड़ा सारा था वहाँ पर, ठीक है। और केंद्रक स्पष्ट होता है, जो केंद्रक होता है वो साफ नज़र आता है। जो आपको नज़र आ रहा है केंद्रक, देखो इसमें स्पष्ट नज़र आ रहा है ये, ठीक है। तो इसमें आपको आप देख सकते हो, इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा ये प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये वाली ये प्लाज्मा झिल्ली है ना। ये तारक केंद्र है जो आपको यहाँ आपको बहुत छोटा छोटा सा नज़र आ रहा है, तारक केंद्र होता है। ये लाइसोसोम वो तो उसमें भी था, राइबोसोम भी थे उसके अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, कोशिका द्रव्य जो आपको ग्रीन ग्रीन पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये कोशिका द्रव्य है। ये केंद्रक सुस्पष्ट नज़र आ रहा है अपने को, ओके। केंद्रक की झिल्ली, जो केंद्रक के चारों तरफ का जो आवरण होता है उसको बोलते हैं केंद्रक की झिल्ली। और एक चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, और ये जो आपको ये नज़र आ रही है क्या है आपका? ये गोल्जी उपकरण होता है। तो यहाँ बात हमने किसकी कर ली है? जंतु कोशिका में। तो जंतु कोशिका में कौन कौन से भाग होते हैं? कोशिका झिल्ली होती है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, छोटी राजधानियाँ मतलब कि वैक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब हम जानेंगे आगे कोशिकाओं के प्रकार। तो कोशिका जो प्रकार हैं वो संरचना के आधार पर देखेंगे और कोशिका संख्या के आधार पर देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन किसकी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की, जो झिल्ली से घिरा नाभिक नहीं, झिल्ली से घिरा होता है उसमें नाभिक नहीं पाया जाता, जैसे कि जीवाणु। यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? सुविकसित नाभिक होता है इसके अंदर, जैसे कि पौधे की। और जंतु की कोशिका जो होती है वो कैसी होती है? यूकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक तो कैसी होती है? जीवाणु मतलब कि बैक्टीरिया पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, इसमें नाभिक भी नहीं होता और झिल्लियों से घिरी होती है। और जो यूकैरियोटिक होती है वो किसमें पाई जाती है? पौधे में और जंतु में पाई जाती है।
फिर हम बात करेंगे कोशिका संख्या के आधार पर। तो यूनिसेल्युलर मतलब कि एक कोशिकीय जीव, और बहुकोशिकीय जीव यानी कि मतलब कि मल्टी सेलुलर जीव। तो एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, और बहुकोशिकीय कौन से होते हैं, मनुष्य, पादप। ठीक है, तो ये आ गया है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्या होती है प्रोकैरियोटिक का अर्थ क्या होता है, पूर्व नाभिकीय इसका मतलब होता है। ओके, मतलब कि पहले का नाभिकीय होता है। इन कोशिकाओं में सुविकसित नाभिक नहीं होता। भाई जो आपको नाभिक नज़र आएगा, आ रहा है कहीं आपको एकदम क्लियर नाभिक नज़र नहीं आता है। डीएनए एक कोने में बिखरा होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। डीएनए जो होता है वो कहाँ होता है, एक कोने में बिखरा होता है जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है किसकी है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स की ही है ये स्ट्रक्चर। इनमें कोशिका अंगक यानी कि ऑर्गेनल्स झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं। ये कोशिकाएं आमतौर पर छोटी और सरल संरचना की होती हैं। जो आपको नज़र आ रही है कैसी होती है, छोटी होती है और सरल संरचना की होती है। इसमें जो कोशिका अंग होते हैं वो भी झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं। अब इसमें कौन कौन सी क्या आता है, इसमें नील हरित शैवाल आ जाएंगे इसके अंदर, बैक्टीरिया और आर्की इसके अंदर आ जाते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी जो इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो इसका जो आकार होता है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर का होता है। कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। 1 से 10 माइक्रोमीटर का ही इसका आकार होता है। इसमें नाभिक नहीं होता, हमने पहले ही बात कर ली थी। केवल क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। और वो भी न्यूक्लियोइड किसको बोलते हैं, इसमें जो डीएनए होता है वो एक कोने में बिखरा हुआ होता है डीएनए। ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या, न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें है नहीं, इसमें जैसे कोने में होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड का कहेंगे उसको हम। झिल्ली रहित कोशिका अंगक होते हैं जैसे राइबोसोम, जिसमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। और कोशिका विभाजन कैसा होता है, सरल होता है, यानी कि माइटोसिस नहीं होता है इसके अंदर। ओके, तो ये थी आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अब हम बात करेंगे किसकी, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की। तो यूकैरियोटिक का अर्थ क्या होता है, सही या विकसित नाभिक वाली कोशिका। इसमें आपको नाभिक जो है वो स्पष्ट नज़र आता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में नाभिक नज़र नहीं आता है। इन कोशिकाओं में संपूर्ण नाभिक मौजूद होता है जो नाभिकीय झिल्ली से घिरा होता है। इनमें सभी कोशिका अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएँ, क्लोरोप्लास्ट आदि होते हैं। ये कोशिकाएं ज़्यादा विकसित और जटिल होती हैं, काफ़ी हार्ड होती है कोशिकाएं, ज़्यादा जटिल होती है ये। ओके, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स, फफूंदी, प्रोटोजोआ, फंजाई जो होती है उसको बोलते हैं फफूंदी, प्रोटोजोआ, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल हैं। इन सब में ये वाली कोशिकाएं ही पाई जाती है। विशेषता की बात कर लेते हैं तो ये 10 से 100 माइक्रोमीटर होती है। इनका जो आकार होता है कितना होता है, 10 से 100 माइक्रोमीटर का होता है। ये पूर्ण विकसित नाभिक होता है, इनमें नाभिक भी होता है। झिल्ली से घिरे अंग होते हैं इसके अंदर। उसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी उसमें झिल्ली से घिरे अंग नहीं होते हैं, उनके जो अंग होते हैं वो झिल्ली से घिरे नहीं होते। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वो झिल्ली से घिरे अंग इसमें पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होता है। जो कोशिका विभाजित होती है, जो मतलब कि जो विभाजित होती रहती है वो किससे होती है, माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होती है। तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर है। तो देख लीजिए, आपको देख लेते हैं। नाभिक तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियोइड होता है। और न्यूक्लियोइड भी किसको बोलते हैं अपन, डीएनए जो एक कोने में बिखरा होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड कहा जाता है। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, नाभिक विकसित होता है, स्पष्ट नज़र आता है। डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो प्रोकैरियोटिक में क्या हुआ, कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें कैसा होता है, डीएनए बिखरा हुआ होता है कोशिका द्रव्य के भीतर। जबकि नाभिक में झिल्ली से घिरा होता है। इसमें जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें नाभिक में झिल्ली से घिरा होता है। कोशिका के जो अंग होते हैं वो झिल्ली रहित और सीमित होते हैं किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक में। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली जो ये कोशिका अंग होते हैं वो झिल्ली से घिरे होते हैं और विशेषकृत होते हैं। आकार हमने देख लिया इनका 1 से 10 माइक्रोमीटर का होता है, जबकि यूकैरियोटिक में कैसा होता है, 10 से 100 माइक्रोमीटर का होता है। इससे एग्जाम्पल हमने देख लिए। प्रोकैरियोटिक के जीवाणु नील हरित शैवाल है ये, ठीक है। और ये इसमें यूकैरियोटिक में कौन आएगा, मनुष्य, पौधे, जंतु, कवक, सब किस में आते हैं। हमारी भी कोशिकाएं कौन सी होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। आगे समझ में, तो इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या अंतर है दोनों में। चलिए बात करते हैं अपन संख्या के आधार पर। तो पहला क्या है, एक कोशिकीय जीव। ऐसे जीव जिनका पूरा शरीर केवल एक ही कोशिकाओं से बना होता है। नाम से ही पता चल रहा है एक कोशिकीय, जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है। यह एक कोशिका ही जीवन की सभी आवश्यक क्रियाएं करते हैं, जैसे भोजन करना, सांस लेना, उत्सर्जन, प्रजनन आदि। ये सब कौन करता है, एक कोशिकीय जीव सब एक कोशिका से ही करते हैं। सारा जो काम होता है, भोजन करना, सांस लेना, उत्सर्जन, प्रजनन,
ये सारा काम किससे करेंगे, वो एक ही कोशिका से करेंगे। यह जीव सरल संरचना वाले होते हैं, बहुत इजी इनकी स्ट्रक्चर होती है। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया। आपको जो नज़र आ रहा है ये अमीबा या अमीबा की स्ट्रक्चर है। तो ये कैसा है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि एक कोशिका जीव है, इसका सारा काम एक ही कोशिका से होता है। इसकी क्या विशेषता है, तो इसे सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ओनली से किस में देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी में ही हम इसे देख पाएंगे। तेज़ी से विभाजित होता है, ये जल्दी से विभाजन की क्रिया होती है। ओके, इनका जो जीवन चक्र है काफ़ी छोटा होता है और इनका आकार भी काफ़ी सूक्ष्म होता है। तो ऑब्वियसली सूक्ष्म तो होगा ही, क्यों, क्योंकि इनको देखते हैं इसमें माइक्रोस्कोप से हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, मतलब कि बहुकोशिकीय जीव। ऐसे नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे जीव जिनकी कोशिकाएं जो बहुत ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बोलते हैं अपन क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। विभिन्न कोशिकाएं अलग अलग कार्यों के लिए विशेषीकृत होती है, जैसे मांसपेशी कोशिका मैंने आपको पहले बताई दी है ना। ऊपर हमने बात करी थी, जंतु कोशिका की बात करी थी। तो मांसपेशी कोशिका अलग होती है, तंत्रिका कोशिका अलग होती है। इन जीवों की संरचना कैसी होती है, जटिल होती है। ठीक है, जो मनुष्य होता है, हमारी जो कोशिका होती है वो भी कैसी होती है, बहुकोशिकीय जीव होते हैं हम भी। फॉर एग्जाम्पल मानव, पेड़ पौधे, केंचुआ, बिल्ली, कुत्ता, पक्षी, ये सब कैसे होते हैं, सब बहुकोशिकीय जीव होते हैं। आगे समझ में, ये आपको जो नज़र आ रही है केंचुआ है, तो इसके अंदर भी ये क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। इनके सबके लिए सारे काम के लिए अलग अलग सेल्स होती है, जैसे रक्त की कोशिका अलग होती है। ओके, और बोन सेल्स जो होती है वो अलग होती है, अस्थि कोशिका अलग होती है ना। अस्थि कोशिका जो होती है, मांसपेशी वाली कोशिका अलग होती हैं। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं अपन। तो आकार में बड़े होते हैं, कोशिकाओं के समूह ऊतक बनाते हैं, ऊतकों से अंग का निर्माण होता है, अंग से अंगतंत्र बनाकर कार्य करते हैं, और कोशिकाओं में कार्य का विभाजन भी होता है। आगे समझ में, चलिए अब यहाँ से हम बात करेंगे किसी कोशिका का संरचनात्मक संगठन, मतलब कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उसमें कौन कौन से अंग होते हैं। हमने सारा देखा, रसधानियाँ, वैक्यूल जो हमने देखा था, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, है ना, हमने सब देखा था ऊपर कोशिकाओं में कोशिका जो स्ट्रक्चर थी। तो ये कैसे कैसे पाई जाती है, इनका क्या क्या वर्क होता है, क्या काम ही करती है, कैसे इनकी स्ट्रक्चर होती है, उन सभी के बारे में अपन डिटेल में अब जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली की बात करेंगे। कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। ओके, पहली लाइन तो हमारी ये कवर हो गई कि प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। यह कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है, पादप कोशिका में, ये कोशिका भित्ति के अंदर होती है। भाई जो कोशिका होती है ना, ये तो वैसे क्या होती है, बाहरी झिल्ली होती है, ये जो होती है प्लाज्मा झिल्ली। लेकिन पादप कोशिका में कैसी होती है, कोशिका भित्ति के अंदर होती है। जो कोशिका भित्ति अलग होता है और कोशिका झिल्ली अलग होती है। हम बात अभी किसी कर रहे हैं, कोशिका झिल्ली की, जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। यह कोशिका के अंदर की सामग्री को बाहर के वातावरण से अलग करती है। जो कोशिका के अंदर की सामग्री होती है ना, उसको बाहर के वातावरण से अलग करती है ये। तो कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जो अमीबा, ये है अमीबा है, अमीबा है ये ना। अमीबा अपना पाचन भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा करता है। किसकी प्रक्रिया द्वारा करता है, एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा करता है। जो कि क्या होता है, जो एक कोशिक जीव होते हैं तो क्या करेंगे, बाह्य पर्यावरण से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करते हैं, है ना। तो हमने देख लिया, इसको क्या बोलते हैं अपन, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी आ भी जाता है कि एंडोसाइटोसिस किसे कहते हो, ये किस में पाया जाता है, किस में होता है। तो ये मैंने आपको ये समझा ही दिया है। तो हम यहाँ बात करेंगे कोशिका झिल्ली की, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो ये आपको नज़र आ रही है कोशिका झिल्ली, है ना। ये सारी कोशिका झिल्ली के अंदर वाला पार्ट है पूरा। तो ये जो चारों तरफ जो पूरे ये जो अंग हैं, ये सारे घिरे हुए किससे, कोशिका झिल्ली से घिरे हुए हैं। एक तो ऊपर वाला भाग ये वाला, और एक ये अंदर वाला भाग जो है, इस अंदर वाले भाग को ही क्या बोलते हैं, वो कोशिका झिल्ली, जो कि इस तरह से बना होता है ये। और अगर हम इसको और तोड़ेंगे तो आपको ये ऐसा कुछ इस प्रकार नज़र आएगा। तो ये स्ट्रक्चर होती है कोशिका झिल्ली की, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। आया समझ में, भाई जितने भी कोशिका अंग होते हैं वो किसी घिरे होते हैं, कोशिका झिल्ली से, जो कि अंदर वाला होता है, ये अंदर वाला। ओके, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है। और अगर हम इसको और अलग करके देखेंगे तो आपको ये ऐसे नज़र आएगी ये। ठीक है, आया समझ में। तो ये हमारी होती है कोशिका झिल्ली। क्या काम करती है हमारी कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के क्या काम है, तो कोशिका की सुरक्षा करना, कोशिका के अंदरूनी भाग की बाहरी वातावरण से रक्षा करना। जो अंदर के भाग है उसको बाहर से क्या करता है, ये रक्षा करता है।
ठीक है, मतलब सुरक्षा करता है। जैसे गार्ड्स होते हैं ना, गार्ड्स गेट पर खड़े रहते हैं, जो सुरक्षा करते हैं हमारी, उसी प्रकार जो प्लाज्मा झिल्ली उसका काम भी यही होता है। पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करता है, कौन से पदार्थ का आना है, प्रोटीन, लिक्विड किसको आना जाना है, उसका आवागमन कौन करेगा, ये कोशिका प्लाज्मा झिल्ली करेगी। एक तरह से गेट का काम हो गया ये। यह झिल्ली चुनिंदा पदार्थों को ही अंदर आने और बाहर जाने देती है। कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य क्या होता है, आगे बात करते हैं। ठीक है, आवश्यक पोषक तत्वों को अंदर आने देना, जैसे ऑक्सीजन, पानी, ग्लूकोज, इनको आने देना कौन काम करेगा? ये प्लाज्मा झिल्ली इसका काम करती है। जैसे एक गार्ड होता है ना, गार्ड जो होता है वो जो वेल नोन होते हैं, जान पहचान के लोग होते हैं, उन्हीं को वो जाने देते हैं, लेकिन अजनबी को जाने नहीं देते। उस प्रकार जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली वो भी ऐसा ही काम करती है। कोशिका के बाहर, कोशिका के जो चारों तरफ वो क्या पाई जाती है? प्लाज्मा झिल्ली होती है। क्या काम करती है? जैसे ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, पानी, इनका आवागमन करती है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, कौन बाहर निकालेगा इसे? अपशिष्ट पदार्थों को वही प्लाज्मा झिल्ली बाहर निकालेगी। और ये कैसी होती है? संवेदनशील, मतलब सेंसिटिविटी होती है इसके अंदर। यह वातावरण से संकेत प्राप्त कर और प्रतिक्रिया भी देती है, तो ये काम भी इसका होता है। ठीक है, जो भी इसको मैसेज मिलेगा तो उसी प्रकार ये क्या करेगी? वो प्रतिक्रिया भी देगी। फिर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, जो कि मैंने आपको ऊपर दिखाई दी है कैसी होती है। ठीक है, अभी हमने देखा था, ये देखो, आप दोबारा देख लो इसके स्ट्रक्चर। ओके, चलो हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, क्या क्या होता है। तो यह झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड मतलब कि वसा से बनी होती है। जो आपको नज़र आ रही है किसकी बनी होती है? प्रोटीन की और वसा की बनी होती है। इसे अर्धपारगम्य कहा जाता है, क्योंकि कुछ पदार्थों को ही पार करने देती है। इसमें मतलब कुछ, जैसे अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है? आधे पदार्थ को जाने देना। ठीक है, यह तरल मोज़ेक मॉडल द्वारा वर्णित होती है। चलो बात करते हैं चलिए बात करते हैं इसके आवागमन की, कि पदार्थों का आवागमन ये कैसे करता है। तो दो प्रकार से करता है। एक तो विसरण, जिसको बोलते हैं डिफ्यूज़न, ठीक है, और दूसरा होता है परासरण, जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ओके, तो क्या होता है डिफ्यूज़न? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस या तरल पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। जैसे मान लो कि एक तो मैंने यहाँ पर क्या रख दिया? पानी रखा, और इस पानी तो कम था इसके अंदर, और इसमें मैंने चीनी डाल दी, ज़्यादा चीनी डाली तो क्या बन गई? चाशनी बन गई। ठीक है, और एक पानी मैंने ले दी यहाँ पर, इसे मैंने पानी दे दिया बहुत सारा, और चीनी दे दी कम। तो जो पानी है वो कहाँ, किस में ज़्यादा जाएगा? वो इसमें ज़्यादा आएगा, इस वाले के अंदर। ठीक है, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ जाते हैं। आगे समझ में? तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस या तरल पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का कोशिका में आना जाना। किस का? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का कोशिका में आना जाना। ये किस प्रकार होता है? डिफ्यूजन से, मतलब कि विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। अभी परासरण किसको बोलते हैं? तो ये भी सेम ही होता है। ये एक विशेष प्रकार का विसरण ही है, जो केवल जल अणुओं के लिए होता है। ये सिर्फ किसके लिए होता है? जल अणुओं के लिए ही होता है। यह जल का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है, लेकिन इसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। उस झिल्ली के माध्यम से क्या करता है? ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ये जाता है। आगे समझ में? चलो बात कर लेते हैं अपन किसी अर्धपारगम्य की। तो इसका अर्थ है कि झिल्ली केवल विशिष्ट अणुओं को ही अंदर या बाहर जाने देती है। यह विलयन एकाग्रता के आधार पर पदार्थों को नियंत्रित करता है। आगे समझ में? कुछ जो होते हैं विलयन, उन्हीं को जाने देगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य। सभी को जाने नहीं देती है, कुछ को जाने देती है। ओके, चलो बात करते हैं किसकी? सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार। तो पहला हम बात करेंगे अति परासरण दाबी विलयन। देखो इसमें क्या होता है? कोशिका के अंदर की सांद्रता है ना, ये एक कोशिका है, अगर इसके अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता से अधिक है, अंदर की सांद्रता अधिक है लेकिन बाहर की कम होती है, तो कोशिका के अंदर जल निकल जाता है। तो कोशिका के अंदर से क्या होगा? जल निकल जाएगा, है ना, पानी निकल जाएगा कोशिका के अंदर से, और कोशिका कैसे हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। आगे समझ में? जब कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता से अधिक होती है तो कोशिका के अंदर से जल निकल जाता है और कोशिका सिकुड़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा, कभी अंगूर को रखा होगा, अंगूर को जब हम पानी में रखते हैं तो आपने देखा होगा वो क्या होता है? सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो अति परासरण दाबी विलयन के कारण वो सिकुड़ जाता है। फिर बात करेंगे समपरासरणी विलयन की। जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान होती है तो कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। फिर हम बात करते हैं अल्प परासरण दाबी विलयन की। तो जब कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर की विलयन की सांद्रता से कम होती है, यानी कि अंदर की सांद्रता कैसी होती है? बाहर की सांद्रता से कम होती है, अंदर की ज़्यादा होती है, बाहर की कम होती है, तो कोशिका के अंदर पानी आ जाता है और कोशिका कैसी होती है? फूल जाती है। फॉर एग्जाम्पल किशमिश, भाई अंगूर में तो क्या होगा? मान लो ये अंगूर की कोशिका हो गई, तो इसमें क्या होगा?
अंदर की सांद्रता कैसी, बाहर की सांद्रता से अधिक होती है, तो कोशिका के अंदर जल निकल जाता है कोशिका के अंदर से, और कोशिका कैसे होती है, सुगड़ जाती है। जबकि समपराशर में दोनों में सेम ही होता है। जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता कैसी होती है, समान होती है, तो कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सेम ही रहती है। ठीक है। और फिर हम बात करेंगे कि अल्पपराशरदावी विलयन की, तो कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर की विलयन की सांद्रता से कम होती है, तो कोशिका क्या करेगी, कोशिका के अंदर पानी आ जाता है। ओके। और कोशिका कैसी होती है, फूल जाती है। फॉर एग्जाम्पल किशमिश, आपने कभी किशमिश को पानी में रखा होगा रात भर, तो किशमिश कैसी होती है, फूल जाती है। क्यों? क्योंकि वो अल्पपराशरदावी विलयन का काम करती है। आगे समझ में। अब यहाँ हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। स्थान कहाँ होता है इसका, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, लेकिन पादप कोशिकाओं में भित्ति के अंदर भी होती है। ये बनावट कैसी होती है, इसके लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्रकार अर्धपारगम्य होता है इसका। अर्धपारगम्य मतलब कि कुछ पदार्थों को ही जाने देती है। और क्या कार्य है इसका, तो आवागमन, नियंत्रण, सुरक्षा, पोषण, ये सब किसका काम होता है, कोशिका झिल्ली का या प्लाज्मा झिल्ली का काम होता है। आई होप कि आपको ये जो पॉइंट है ये इजीली समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कोशिका भित्ति की। तो कोशिका भित्ति कठोर, मोटी एवं बाहरी परत होती है, जो पादप कोशिकाओं तथा कवक कोशिकाओं में पाई जाती है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, आपने अभी प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ा था, उसके बाहर एक भित्ति होती है, जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो इसकी स्थिति कहाँ होती है, कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। ये पहले तो कोशिका झिल्ली थी, जो सारे जिसमें जितने कोशिका अंग थे उनको घेरे रखी थी, और उसके बाहर कौन पाया जाता है, कोशिका झिल्ली के बाहर क्या पाई जाएगी, कोशिका भित्ति पाई जाएगी। ये केवल पादप, कवक और कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही होती है, जैसे बैक्टीरिया में पाई जाती है। पशु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जो एनिमल सेल्स होती हैं उसमें कोशिका नहीं पाई जाती। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, मुख्यतः सेलुलोज नामक कठिन कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है ये। ठीक है, ये कोशिका भित्ति होती है। सेलुलोज मतलब कि पादप कोशिका में होगी फिर तो, है ना, हमने बात करी थी अभी। भाई सेलुलोज किस में होता है, पादपों में होता है ना, जो घास वगैरह होता है उसमें होता है सेलुलोज। ठीक है। कुछ कोशिकाओं में इसमें हेमीसेलुलोज, पेप्टाइडोग्लाइकन यानी कि बैक्टीरिया में तथा काइटिन कवक में भी होता है। ठीक है। काइटिन किस कवक में क्या होता है, काइटिन नामक होता है। तो ये सब क्या है इसकी, ये सारे एंजाइम्स का नाम है। आगे समझ में, चलो आगे चलते हैं अपन। ये देखो, ये इसकी स्ट्रक्चर। अब कोशिका भित्ति मैंने आपको बताई दी थी पहले। तो ये जो अंदर वाला पार्ट होता है वो तो कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन हमने बात करी बाहर वाले पार्ट की। तो यही क्या होता है, अपना कोशिका भित्ति होता है। बाहर वाला पार्ट जो होता है ये कुछ इस प्रकार का होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। आगे समझ में, सबसे बाहरी जो पार्ट होता है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं, और कोशिका भित्ति के नीचे क्या हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन मतलब कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या काम होता है इसका, तो कोशिका को आकार प्रदान करती है। जो प्लाज्मा झिल्ली थी वो क्या काम कर रही थी, वो सुरक्षा प्रदान कर रही थी, है ना, वो गार्ड का काम कर रही थी, गार्ड का। लेकिन ये जो है, ये कोशिका भित्ति का काम करती है, ये कोशिका को स्ट्रक्चर देती है, आकार देती है, कोशिका को संरक्षण देती है, जल संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, बाहरी चोट या दबाव से सुरक्षा प्रदान करती है, कोशिका में प्रवेश करने वाले पदार्थों को छांटने का कार्य करती है। कौन करती है, कोशिका भित्ति करती है। आगे समझ में, इसी क्या विशेषताएं होती है, तो यह एक निर्जीव संरचना होती है, यह पूरी तरह से पारगम्य होती है। ठीक है। यह कोशिका विभाजन के समय मध्य पट यानी कि मिडल लैमेला द्वारा कोशिकाओं से जुड़ी होती है। ये जो आपको नजर आ रही है बीच में, ये ना, इसको बोलते हैं मध्य पट बोलते हैं इसको। ओके, की पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है। पादपों में कोशिका भित्ति प्रमुख रूप से सेलुलोज की बनी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इसमें से काफ़ी पूछता है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, बैक्टीरिया किससे बनी होती है। तो आपको ये नाम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम बात करने वाले हैं केंद्रक की। हमारा तीसरा पॉइंट स्टार्ट हो चुका है। क्या ये सब क्या पढ़ रहे हैं अपन, कोशिका के अंग पढ़ रहे हैं अपन, ये ना, कोशिका किस किस से मिलकर बनी होती है। तो अब हमने दो चीज़ पढ़ ली है, कोशिका भित्ति पढ़ ली, कोशिका झिल्ली पढ़ ली। अब हम बात करेंगे किसकी, केंद्रक की। तो केंद्रक कोशिका का एक प्रमुख और झिल्ली से घिरा हुआ अंग होता है। इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। जैसे हमारी बॉडी में हमारा नियंत्रण केंद्र क्या होता है, मस्तिष्क होता है। ऐसे ही जो सेल्स होती है, जो कोशिकाएं होती हैं, उसमें नियंत्रण केंद्र क्या होता है, ये केंद्रक होता है। यह डीएनए को संचित करता है, जो आनुवंशिक जानकारी का स्रोत होता है। जो आनुवंशिक जानकारी होती है वो कौन देता है, अपना डीएनए देता है। तो उसको भी संचित कौन करता है, केंद्रक ही करता है। केंद्र की संरचना देख लेते हैं अपन।
तो केंद्र में कौन कौन से भाग होते हैं? केंद्र की झिल्ली, जिसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यह दोहरी झिल्ली होती है जो केंद्र को घेरती है। इसमें छोटे छोटे पोर्स यानी कि छिद्र होते हैं जो सामग्री के आदान प्रदान की अनुमति देते हैं। दूसरा उसमें होता है जो इसका स्ट्रक्चर है दूसरा, केंद्रक रस, जिसे कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियोलिम्फ भी इसको कहा जाता है। किसको? केंद्रक रस को। यह एक अर्धपारगम्य होता है जिसमें क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस तैरते हैं। किस में तैरेंगी? वो कैरियोलिम्फ में तैरेंगे। और कैरियोलिम्फ क्या होता है? केंद्रक रस को कहा जाता है। और ये रही केंद्रक की संरचना। आपको जो केंद्र के बाहर नजर आ रही है ये स्ट्रक्चर को, ये क्या है? किसकी स्ट्रक्चर है? ये अंतःप्रद्रव्य जालिका की, फिर एक केंद्रक झिल्ली है ये, ठीक है। इसके नीचे जो इसके अंदर जो है ये केंद्रक पाया जा रहा है। यहाँ पर जो है केंद्रक, ये केंद्रक द्रव्य जो ग्रीन ग्रीन सा नजर आ रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको ये नजर आ रहा है नहीं, ऐसा फैला हुआ नजर आ रहा है, ये है डीएनए, ठीक है। यहाँ पर डीएनए है सारे। ये आपको राइबोसोम यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो पाया जा रहा है इस साइड ये केंद्र का है। यहाँ पर केंद्र के अंदर भी केंद्र का पाई जा रही है। ये क्रोमेटिन जाल है, ये नाभिकीय छिद्र होता है, ठीक है। तो ये देखने में कुछ इस तरह सा होता है। ये जो केंद्रक है इस तरह से होता है, लेकिन जब इसको अपन इसकी और ज़्यादा अपन इसको डिटेल में जानेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नज़र आती है। ये अपनी पूरी केंद्रक की स्ट्रक्चर, जो कि आपको ध्यान से याद करनी है, इसकी प्रैक्टिस करते हुए जाना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। एग्जाम में अगर आप इसको प्रैक्टिस करके बनाकर आओगे ना, तो आपको जो एग्जामिनर है उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, तो नंबर काफ़ी आप अच्छे गेन कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अपन क्रोमेटिन रेशो की। तो ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। अभी देखा था ना आपको, मैंने दिखाया था अभी आपको, जो आपको नज़र आ रहा है ये इस तरह से नज़र आ रही है, इतने सारे ये किससे बने हुए? डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये गाढ़े धागों जैसे क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये गाढ़े धागे होता है ना, जो मोटा धागा होता है, वैसे ही क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। इनमें आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली सूचनाएं होती हैं, जो कि आनुवंशिक लक्षणों को सूचना को नियंत्रित करती है ये। फिर अब बात आती है न्यूक्लियोलस की। तो ये केंद्र के भीतर पाया जाता है। दिखाते मैंने अभी आपको यहाँ पर न्यूक्लियोलस, ये रहा केंद्रिका है ना, ये रहा यहाँ पर ये वाला, ठीक है। इसको मैं मिटा के दिखा देती हूँ आपको। तो ये जो है ये है न्यूक्लियोलस, जो कि केंद्रक के भीतर पाया जाता है। आगे समझ में, चलिए आगे चलते हैं। क्या काम करता है न्यूक्लियोलस? यह राइबोसोम यानी कि आरएनए के निर्माण में सहायक होता है। फिर हम बात करते हैं किसकी? केंद्रक के कार्य की। क्या काम करता है केंद्रक? तो आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करता है। जिस तरह हमारे मस्तिष्क पूरी जो मैसेज होता है, जो पूरा संदेश होता है, उसको नियंत्रित करके क्या करता है? वो प्रतिक्रिया देता है ना, वैसे ही कौन यहाँ पे कोशिका में कौन होता है? वो केंद्रक होता है। तो ये आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करता है, कोशिका के कार्य को नियंत्रित करता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक जानकारी प्रदान करता है, कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी की जानकारी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम भी कौन करेगा? ये केंद्रक ही काम करता है। फिर हम बात करते हैं केंद्रक के बिना कोशिका कौन सी होती है? रुधिर कोशिकाएं होती है, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। अपनी जो रक्त कोशिकाएं होती है ना, उसमें केंद्रक नहीं होता है। कुछ कोशिका जैसे कि लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं होता, लेकिन वे कुछ समय तक कार्य कर सकती है, परंतु पुनरुत्पादन नहीं कर सकती, बार बार डिवाइड वो नहीं हो सकती। प्रमुख बिंदु से कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क होता है, मैंने आपको बताया दिया आपको पहले से ही। इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं जो डीएनए से बने होते हैं, और डीएनए ही आनुवंशिक गुणों का वहन या वाहक होता है। आगे समझ में। फिर हम बात करेंगे किसकी? कोशिका द्रव्य के बारे में। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है? साइटोप्लाज्म जिसको कहा जाता है। कोशिका द्रव्य एक अर्ध जेल यानी कि जेल लाइक जो स्ट्रक्चर होती है ना, अर्ध द्रव जेल लाइक, जो द्रव आपने जेल देखा होगा, तो पूरी तरह से तरल नहीं होता है, वो कुछ कुछ होता है। तो वैसा पदार्थ होता है जो कोशिका की झिल्ली और केंद्र के बीच में पाया जाता है। यह कोशिका का जीवित भाग होता है, और इसमें विभिन्न कोशिकांग उपस्थित होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि कोशिका जो होती है उसमें जो ग्रीन ग्रीन सा पार्ट होता है ना, उस पूरा में फैला होता है, उसको बोलते हैं क्या? कोशिका द्रव्य उसको कहा जाता है। इसकी स्थिति कहाँ होती है? तो ये कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में उपस्थित होता है। संरचना कैसी होती है इसकी? मुख्यतः जल, घुलित खनिज, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है ये। और इसका काम क्या होता है? कोशिकांगों को स्थायित्व प्रदान करता है, कोशिका के भीतर पदार्थों का परिवहन करता है। सभी जैव रासायनिक क्रियाएं यहीं पर होती हैं। किस में होती है? कोशिका द्रव्य में होती हैं। और कोशिकांगों के बीच समन्वय स्थापित करता है, जो कि दो प्रकार का होता है। जो कोशिका द्रव्य होता है दो प्रकार का होता है। तो कौन सा होता है? एंडोप्लाज्म, और एक होता है एक्टोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म क्या काम करेगा? केंद्रक के निकट वाला भाग जो होता है वो एंडोप्लाज्म कहलाता है, जो कि अधिक सघन होता है।
जबकि एक्टोप्लाज्म कोशिका झिल्ली के पास का भाग होता है जो कि कम सघन होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन आगे। और यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दी है इसकी, जो कोशिका द्रव्य है ना, जो ग्रीन ग्रीन सा पार्ट आपको जो नज़र आ रहा है पूरा जो फैले हुए हैं इसमें, है ना, इसमें सारे ऑर्गेनल्स हैं इसमें फैले हुए। ये किसमें फैले हुए सारे, ये इसमें पूरे कोशिका द्रव्य में फैले हुए हैं, तो इसको बोलते हैं अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं इसको, है ना। ये कुछ इस प्रकार का होता है कि पूरा द्रव्य इसमें ऐसा फैला हुआ होता है। ये जेल जिससे नजर आ रहा है आपको, जेल टाइप स्ट्रक्चर है इसकी ये। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अपन अब बात करेंगे कोशिका के अंग की। कोशिका अंग जिसको हम बोलते हैं अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है, अब हम उसकी बात करेंगे। तो क्या होती है, कोशिकाओं में काफ़ी स्ट्रक्चर इस टाइप की थी, है ना, इस टाइप की मैंने आपको दिखाया था, ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर थी। वैक्यूल के पास में थी ऐसी स्ट्रक्चर थी, है ना, केंद्रका के पास थी ऐसी स्ट्रक्चर थी। तो वो क्या था, अपना अंतर्द्रव्य जालिका थी वो। ओके, एक मिनट इसको रफ कर लेते हैं अपन। चलो बात कर लेते हैं अपन अंतर्द्रव्य जालिका की। तो अंतर्द्रव्य जालिका एक झिल्लीदार रचना होती है जो केंद्रक की झिल्ली से जुड़ी होती है। जो केंद्र की झिल्ली होती है ना, आपने देखा था आसपास में क्या था, इसके केंद्रक था, केंद्र के पास में स्ट्रक्चर होती है ये केंद्र के पास में। और पूरे कोशिका द्रव्य में कैसी होती है, फैली रहती है। ये पदार्थों का निर्माण, परिवहन और शोधन का कार्य करती है। कौन है ये, अंतर्द्रव्य जालिका। देखो चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये कि आपको पूरा चैप्टर इसमें कवर हो चुका है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है तो टाइम तो लगेगा इसमें। ओके, फिर हम बात करते हैं ईआर। अच्छा, ईआर का मतलब क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो जो कि दो प्रकार का होता है, एक तो रफ ईआर यानी कि रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका। इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं जिससे ये खुरदुरी यानी कि रुक्ष दिखाई देती है, कोई थोड़ी सी रफ टफ नजर आती है। क्यों, क्योंकि इसकी सतह पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। इसका काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण और परिवहन इसका काम होता है। किसका होता है, RER का, ये जो रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका होता है उसका काम होता है। दूसरी होती है कोमल यानी कि स्मूथ वाली जो होती है कोमल अंतर्द्रव्य जालिका। ये क्या काम करती है, इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं, यह सतह चिकनी होती है इसकी। और इसका काम क्या होता है, वसा यानी कि लिपिड का निर्माण करता है, हार्मोन संश्लेषण में मदद करता है ये, और विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है। आगे समझ में। तो इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर होती है। मैंने आपको बोला था ये केंद्रक होता है, केंद्र के जस्ट बाहर पाई जाती है स्ट्रक्चर इस टाइप की। ठीक है, तो ये जो राइबोसोम्स है ये तो कौन से कहलाएंगे, अपने रफली वाले जो होते हैं, और चिकनी वाले जो होते हैं उसमें कोई राइबोसोम्स नहीं होते। तो दो प्रकार की होती है, तो एक तो कौन सी होती है, रफ रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका, और एक होती है स्मूथ वाली चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। आगे समझ में। खुरदरी क्यों होती है, खुरदरी इसलिए होती है क्योंकि उसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि इस वाली में राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। ओके, चलो बढ़ते हैं अपन आगे, बात करेंगे अपन इसके मुख्य कार्य की। तो क्या काम करता है यह प्रोटीन और वसा का निर्माण करता है, केंद्रक और कोशिका अंगों के बीच संचार माध्यम के रूप में कार्य करता है, मतलब कि मैसेज को, संदेश को पहुंचाता है, संचार देते हैं एक दूसरे को। कोशिका में बनने वाले प्रोटीन व अन्य पदार्थों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम कौन करता है, यही करता है। कौन करता है, बताइए कौन करता है। क्या पढ़ रहे हैं अपन, अंतर्द्रव्य जालिका पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो वही करता है। कोशिका में बनने वाले प्रोटीन व अन्य पदार्थों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। रफ ER और स्मूथ ER मिलकर कोशिका का आंतरिक परिवहन तंत्र बनाते हैं, अंदर का परिवहन तंत्र ये बनाते है। क्या महत्व है इनका, तो यह कोशिका में पदार्थों को सही स्थान तक पहुंचाने में कार्य करते हैं, कोशिका के निर्माण को सुव्यवस्थित बनाती है। कुछ कोशिकाओं में SER ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन यानी विषैले पदार्थों को हटाने में मदद करती है। विशेषकर यकृत कोशिकाओं में से कौन करती है, ये SER स्मूथ वाली करती है, जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको हटाने का काम करती है। अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कोशिका के भीतर पदार्थों का निर्माण, परिवहन और संशोधन का कार्य करता है। यह कोशिका को सुव्यवस्थित बनाए रखने में भी सहायता करता है। दूसरी हम बात करेंगे किसकी, गोल्जी उपकरण की। तो हमने पहले तो किसकी बात कर ली, अंतर्द्रव्य जालिका की। अब हम बात करेंगे गोल्जी उपकरण की। तो गोल्जी उपकरण की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, जो कि कोशिका में फैली हुई होती है। दिखाया था मैंने आपको, ये है ना, ये भी जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें फैली हुई होती है। तो गोल्जी उपकरण एक झिल्ली से बना कोशिकांग होता है। किससे बना होता है, एक झिल्ली से बना होता है, जो कोशिका के भीतर प्रोटीन तथा वसा के संशोधन, पैकेजिंग और परिवहन में सहायता करता है। इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो ये चपटी थैलीनुमा संरचनाओं से बना होता है जो आपस में जुड़े होते हैं। आपको नजर आ रहा है, ये देखो ऐसी चपटी थैलीनुमा संरचना होती है जो आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। तो ये जो है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है संकरण पुटिया कहलाती है। इस बीच वाले भाग को बोलते हैं सिस भाग बोलते हैं इसको। और ये जो फूली हुई स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, और इस सिस्टर्नी के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं ल्यूमेन। ओके, ये इसके ट्रांस भाग होते हैं। ये नई पुटिका कोशिका का निर्माण हो रहा है यहाँ से, ये नई अलग होगी, अलग हो जाएगी ये।
और ये स्रावी यानी कि बनी हुई जो कोशिका होती है, पुटिकाएँ होती हैं, वो है ये झिल्ली से घिरी होती है। इसमें छोटे छोटे गोलक जैसे वाहिकाएँ होती हैं। ठीक है, आया समझ में। बात करते हैं अपना आगे। तो इसका काम क्या होता है, मुख्य कार्य क्या काम करता है यह प्रोटीन और वसा का संशोधन और पैकेजिंग करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए गए प्रोटीन को संशोधित कर उसे पैक करता है। कौन करता है, लाइसोसोम करता है, यानी गोल्जिकाएँ करता है। गैलीलियो का निर्माण, लाइसोसोम जैसी कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये एंजाइम्स और हार्मोन का श्रवण करता है। कोशिका द्वारा स्रावित पदार्थों का निर्माण और वितरण करता है। कौन करेगा ये सब कौन करता है, गोल्जी उपकरण ही करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, कोशिकीय अपशिष्ट का प्रबंधन, कुछ अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। कौन, गोल्जिकाएँ। इसका क्या महत्व है, तो कोशिका के भीतर डाकघर की तरह कार्य करता है, क्योंकि तैयार किए गए उत्पादों को उनकी गंतव्य तक पहुंचाता है। जो भी तैयार किए गए जो भी गंतव्य होते हैं, डाकघर का मतलब कि कार्य, जो भी चीज़ तैयार की जाती है तो तैयार माल को कहाँ पहुंचाता है, ये गंतव्य तक, जो जहाँ तक पहुँचाना होता है वहाँ तक पहुँचाता है। कोशिकीय चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके दो और अलग नाम भी इसके, तो क्या नाम है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तीसरा आ गया अपना लाइसोसोम। तीसरा पदार्थ है अपना, पदार्थ नहीं, कोशिका के अंग है, जो कि क्या होता है, लाइसोसोम जिसको हम कहते हैं। चलिए जानते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, और इसकी कटिंग हम करेंगे तो आपको ये ऐसे नज़र आएगी ये। ठीक है, ये सारी क्या चीज़ें, ये सारी है कोशिका के अंग हैं ये सारे। तो आइए जानते हैं लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम एक झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है, जिसे पाचन एंजाइम भी कहते हैं, जो प्राणी कोशिका की संरचना को हानिकारक पदार्थों को तोड़ने में कार्य करता है। इसकी संरचना कैसी होती है, यह एक झिल्ली से घिरा हुआ गोलाकार संरचना होती है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। झिल्ली से घिरी होती है, पूरी गोलाकार संरचना होती है, तो कम नजर आ रही है ना, वो गोल गोल से नजर आ रही है, गोल स्ट्रक्चर होती है ये। ठीक है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। क्या काम होता है इसका, तो कोशिका के बेकार और मृत अंगों को पचाना होता है। जो अपशिष्ट पदार्थ का काम जो होता है वो ये काम करता है। जो भी बेकार अंग होते हैं उसको पचाने का काम कौन करता है, लाइसोसोम ही करता है। बाहरी रोगाणुओं को नष्ट करता है। यदि कोशिका को नुकसान पहुंचे तो यह खुद को ही पचाने लगती है। ठीक है, इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि खुद ही आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, क्योंकि कोशिका को नुकसान पहुंचाती है नहीं, तो ये खुद को ही अपने आप को पचाने का काम करती है, ये खुद को ही आप ये मार लेती है, इसलिए इसको बोलते हैं आत्मघाती थैली भी इसे कहा जाता है। आगे समझ में, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ से होता है इसका, तो यह मुख्य रूप से गोल्जी उपकरण से उत्पन्न होती है, गोल्जी से उत्पन्न हो जाती है। एंजाइम्स कौन से होते हैं इसमें, तो इसमें पाए जाने वाले एंजाइम्स को बोलते हैं लाइसोजाइम्स कहते हैं इसे। लाइसोसोम के कार्य के उदाहरण क्या है, यदि कोई बैक्टीरिया कोशिका में प्रवेश करता है तो लाइसोसोम उसे पचा देता है। अगर कोई बैक्टीरिया कोशिका में जाता है तो ये पचाने का काम कौन करता है, लाइसोसोम ही करता है। ये काम देखो कितना अच्छा काम करता है ये। पुरानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाने में ये काम करता है, कौन करता है, लाइसोसोम करता है। इसका महत्वपूर्ण काम देख लेते हैं अपन। यह केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होता है, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसे कोशिका की सफाई करने वाला भी कहा जाता है। जो सफाई करता है ना उसको क्या कहता है, कोशिका की सफाई करने वाला भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। फोर्थ है अपना माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का बिजलीघर कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है, झिल्लियों से घिरा होता है पूरा, जो कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। इस संरचना कैसी होती है, तो ये डबल झिल्ली यानी कि दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। देखो आपको एक झिल्ली तो ये नजर आ रही है यहाँ पर, ठीक है, और एक आपको ये नजर आ रही होगी इस टाइप से। ठीक है, इसमें डीएनए पड़ा होता है। इसकी बाहरी झिल्ली चिकनी होती है, जबकि अंदरूनी कैसी होती है, फोल्ड्स होती है। देखो नजर आ रही है, फोल्ड टाइप में है, ये से मुड़ी हुई है, ये इस टाइप से मुड़ी होती है। बाहर तो चिकनी है लेकिन अंदर वाली कैसी हुई है, ये फोल्ड होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। जो फोल्ड हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इसके अंदर तरल पदार्थ मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर जो पदार्थ भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ये काम क्या करती है, यह ग्लूकोज जैसे खाद्य पदार्थों को तोड़कर ऊर्जा के रूप में कोशिका को प्रदान करती है। ग्लूकोज को तोड़ती है और ऊर्जा के रूप में किसको देती है, कोशिका को देती है। यह ऊर्जा एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित होती है, जिसे ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है। उसको तोड़ती है, उसको तोड़कर क्या करती है, कोशिका को ऊर्जा प्रदान
करती है। तो ये काम किसका होता है? अपना माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। क्या विशेषता है इसकी? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी खुद की डीएनए और राइबोसोम होती है। देखो इसकी विशेषता है, खुद का डीएनए भी होता है इसके पास, खुद का राइबोसोम भी होता है। इसलिए यह कुछ प्रोटीन स्वयं बना लेता है, इसलिए कुछ प्रोटीन को ये खुद भी बना सकता है। यह अर्धस्वायत्त यानी कि सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग होता है, ये खुद ही बना लेता है। इसलिए ये स्थान कहाँ होता है? ये पशु एवं पादप दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में भी होता है ये, और ये जंतु कोशिकाओं में भी होता है। इसका काम क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कार्य कोशिका के लिए ऊर्जा प्रदान करना होता है। यह कोशिका में जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतने अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। जैसे कि मांसपेशी कोशिकाओं में जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, उतनी इसमें आवश्यकता होती है, इसमें उसको क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करेंगे किसकी? अपन प्लास्टिड की। तो प्लास्टिड भी क्या है? ये भी कोशिकांग होता है। प्लास्टिड पौधे और कुछ शैवालों में पाए जाने वाले संयुक्त रंग युक्त कोशिकांग होते हैं। ये ग्रीन कलर के होते हैं, ये ग्रैन्यूल्स वगैरह जो होते हैं ना, ये होते हैं प्लास्टिड होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं। इसलिए किसमें पाए जाएंगे? ये पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं या हरित शैवाल में ही पाए जाते हैं, जो कोशिकाओं को रंग, भोजन बनाने व संग्रहण करने की क्षमता देते हैं। तो इसमें आपको वही सेम बाहरी झिल्ली, इसकी भीतरी झिल्ली, ये ग्रैनम जो गोल गोल नज़र आ रहे हैं ना, गोल के बीच में जो स्ट्रक्चर है, ये स्पेस नज़र आ रहा है, उसको बोलते हैं अपन ग्रैनम बोलते हैं। ये जो बना हुआ है यहाँ पर, ये जो ट्रायंगल शेप में बना हुआ है, उसको बोलते हैं अपन थैलेकॉइड बोलते हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको बोलेंगे पिटिका पटलिका बोलेंगे ये, ठीक है। तो इसका स्थान कहाँ है? केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और एल्गी में पाया जाता है। ये पशु कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होता है, एनिमल सेल्स में ये नहीं पाया जाता। संरचना कैसी होती है? वही सेम दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। देखो एक झिल्ली तो ये इसकी बाहर, और एक इसकी ये अंदर वाली झिल्ली होती है। इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, जिससे ये कुछ प्रोटीन स्वयं बना लेता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का राइबोसोम, खुद का डीएनए होता है, और इसके अंदर जो प्लास्टिड होता है उसके अंदर भी खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है। आया समझ में? चलो बात करते हैं अपन इसकी प्रकार की। तो प्लास्टिड को उनके रंग और कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है क्लोरोप्लास्ट? इनमें हरा रंजक क्लोरोफिल होता है, जो कि हमने बात करी ली। क्लोरोप्लास्ट होता है, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन का निर्माण करता है, और यह पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। तो ये तो बहुत ईजी है, मैंने पढ़ रखा है तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में, यानी कि रंगीन होता है ना, हरा रंग प्रदान करता है, ठीक है, पौधों में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। फिर हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। तो इनमें पीले, नारंगी, लाल रंग जैसे रंग द्रव्य होते हैं। यह फूलों और फलों को रंग प्रदान करता है। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फूलों और फलों को कौन सा रंग प्रदान करता है? कौन करता है? तो वो क्रोमोप्लास्ट करता है। और ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? ये होता है रंगहीन होते हैं। इनका कार्य भोजन जैसे स्टार्च, तेल, प्रोटीन का भंडारण करना होता है। किसका काम होता है? ये ल्यूकोप्लास्ट का। रंगहीन होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। ठीक है, इसका काम क्या होता है? भोजन जैसे स्टार्च, तेल, प्रोटीन को भंडारण करना इसका काम होता है। बात करते हैं अपन इसके कार्य की। तो भोजन को बनाना जो ये कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। पौधों के अंगों को अंग प्रदान करना क्रोमोप्लास्ट करता है। भोजन का भंडारण वो ल्यूकोप्लास्ट करता है। तीनों ही से काम हो जाते हैं। और इसी के साथ अपना जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। मेक योर ऑन पथ, अपना खुद का पथ खुद बनाइए, खुद का रास्ता खुद बनाइए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत डिटेल में, बहुत मेहनत से आपके लिए ये नोट्स तैयार किए, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग गया है। ये कंप्लीट नोट्स है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप क्या करोगे? इसको लाइक करोगे, चैनल को वीडियो को शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।